हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री कोर्स का कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों को हल किया था इस चैप्टर के। आज वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट इसको शेयर जरूर कीजिए। और प्यारे बच्चों, यहाँ क्लास 9 से लेके क्लास 12th तक की एनसीईआरटी फिजिक्स कंप्लीटली अवेलेबल है, अपलोडेड है पूरे के पूरे कोर्स। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। और क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री आप जानते हैं वो कंटिन्यू है। तो फिर शुरू करते हैं हम अपने एनसीईआरटी के आगे के प्रश्नों को, जो कि इस प्रकार से हैं। इसके अनुसार SO3, NO2 तथा NO3 माइनस की अनुनादी संरचनाएं लिखिए। तो हमें क्या बतानी है? अनुनादी संरचनाएं किस किस की बतानी है? पहला हमारे पास है SO3, दूसरा NO2 और तीसरा हमारा है NO3 माइनस। तो इनकी अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाएंगे? बिल्कुल पिछला प्रश्न है। यदि पिछले प्रश्न में संरचनाएं सीखने में आपकी कहीं पर कोई कह सकते हैं डाउट रह गया हो तो इस क्वेश्चन में आपका दूर हो जाएगा। सबसे पहले हमने कहा SO3 का देखते हैं। तो SO3 के लिए आपको पता होना चाहिए कि सल्फर जो हमारे पास है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो आप जानते हैं 16 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये होगा 2, 8, 6। तो अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 6। तो इसकी भी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो SO3 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो लिखेंगे SO3 में कुल इलेक्ट्रॉन बराबर S का 1 है तो यह आ जाएगा 6 प्लस O के 3 है तो यह आ जाएगा 3 गुणा 6। तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 6 3 18, यानी कि कितने हो गए? 24 हो गए। पहली बात हमें SO3 का पता चल गया। ऐसे ही NO2 का निकालें। लिखते हैं NO2 में कुल इलेक्ट्रॉन बराबर। अब आपको ध्यान रखना है जो नाइट्रोजन होता है, यहां मैं लिख रहा हूं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 5। अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो यदि NO2 है तो N का 1 है, यानी कि इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 प्लस। अब अगले O2 में देखिए, यहां पर क्योंकि हम कह रहे हैं 2 ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो लिख लेंगे 2 गुणा ऑक्सीजन के 1 परमाणु की अंतिम कक्षा में होते 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6। तो कितना आ गया? 5 प्लस 6 दूनी 12, यानी कि टोटल हो गए 17 इलेक्ट्रॉन। तो NO2 में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे पहले यही स्टेप है हमारा। तीसरे में देखें NO3 माइनस, एक माइनस है, में कुल इलेक्ट्रॉन बराबर। सबसे पहले एक नाइट्रोजन का है तो नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते तो लिख लेंगे 5। एक नाइट्रोजन के लिए लिख लिया 5। ऑक्सीजन के कितने? 3, तो लिखेंगे प्लस 3 गुणा ऑक्सीजन की सबसे लास्ट संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन तो लिख लेंगे 6। अब क्योंकि इसमें -1 है, ये आयन है, ऋण आयन है, क्योंकि एक निशान 1 है तो हम लिख लेंगे यहां पर +1, 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त, 1 इलेक्ट्रॉन इस पर ज्यादा आ रखा है। तो अब इन सबको जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस 6 3 18 प्लस 1, तो ये आ गया 18 और 6, हमारे पास कितने आ गए? 24। तो NO3 माइनस में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 24। ये चीज हमारा पहला स्टेप है ज्ञात करने का। अब इसके बाद हम संरचनाएं बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं SO3 की। तो SO3 में आप समझ रहे हैं S केंद्रीय परमाणुओं का, ऑक्सीजन किनारों पर जाएंगे। तो यह हमारा हो गया S, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां और एक ऑक्सीजन यहां बना लिया। सेकेंड स्टेप में हमने कहा था कि सब पे आपको सिंगल बॉन्ड बनानी है, एक एक एक। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे इसमें? आप देखिए, ये एक सिंगल बॉन्ड बने होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आ गए, ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो टोटल कितने थे SO3 में? पहले वाले में 24, तो 6 तो यहां आ गए। इनके पूरे कर लेते हैं, इनके 8 अष्टक पूरा करते हैं तो इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस ऑक्सीजन के 6 और 2 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। इसमें भी करें 1 2
3 4 5 6, इसका भी अष्टक पूरा, 6 और 2 8, ऐसे इसका 1 2 3 4 5 6, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूरी होगी, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 19 20 21 22 23 24, टोटल इलेक्ट्रॉन 24 हमें भरने थे और 24 के 24 हमने भर दिए। अब देखते ये हैं कि क्या सबके अष्टक पूरे हो रहे हैं। तो इस ऑक्सीजन का हो गया, इस ऑक्सीजन का अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी इसमें भी 8 है, ऐसी इसमें 8 है, तो इसके तो पूरे हो गए। अब केंद्रीय परमाणु का देखेंगे अष्टक पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो आप इसमें देखें तो यहां पर हम देख रहे हैं इसका अष्टक कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक पूरा नहीं है। तो हमने क्या करा, यहां से जैसे पहले करते थे 2 इलेक्ट्रॉन हटाए और यहां पर एक और बॉन्ड लगा दी और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब देखें इन दोनों के तो अष्टक पहले से पूरे थे, इनमें तो कोई हमने चेंज नहीं किया। इसका अष्टक देखें ऑक्सीजन का पूरा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका पूरा हो गया। अब सल्फर का देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, अब सल्फर का भी पूरा हो गया। तो संरचना हमारे पास ये आ गई। पर अभी हमें एक चीज देखनी बाकी है, वो ये देखनी बाकी है कि प्रत्येक जो हमारे पास परमाणु है, चाहे वो ऑक्सीजन के 3 अलग अलग परमाणु हैं, चाहे सल्फर का केंद्रीय परमाणु है, इन सब की अंतिम कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो बराबर हैं इनके संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो देखिए अब सल्फर का चेक करेंगे। सबसे पहले सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन हमें यहां पर दिख रहे हैं। आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो सल्फर स्वसंयोजक बंध बनाने के लिए दे रहा है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। जबकि सल्फर की अंतिम कक्षा में आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ये अब आपको पूरे करने हैं। तो ये कैसे पूरे होंगे इसको देखना है। सेकंड बात, ऑक्सीजन की देखिए अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 होने चाहिए। इन ऑक्सीजन का चेक करिए, 1 2 3 4 5 6, एक ये भी है इसका 7, इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमें कितने पूरे करने हैं, 6। तो ऑक्सीजन का एक घटाना है और सल्फर का एक बढ़ाना है, क्योंकि सल्फर के 4 हैं जबकि 6 होने चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से ऑक्सीजन का एक हटा दिया, ऑक्सीजन का ये वाला हटा रहे हैं और इसको भी सल्फर का बना रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। ऑक्सीजन की हो रहे थे 7, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा ऑक्सीजन के 6 ही हैं तो 6 तो यही ले लिए, 1 2 3 4 5 6। तो अब आप कहोगे सर ये 7वां कहां गया। मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसे सल्फर ने दे दिए। जब यही सल्फर दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये जो हमारे पास बंध बनता है इसे कहते हैं उप सहसंयोजक बंध, यानी कि जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निशान क्या होता है, ये वाला होता है तीर का निशान, कि इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा दिए गए हैं। बॉन्ड तो बना, लेकिन हम कह सकते हैं जो सहसंयोजक बंध के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं वो एक ही के द्वारा दिए गए हैं, तो उप सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो अब इस वाले ऑक्सीजन की देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए जो होने चाहिए। अब सल्फर के देखिए 1 2 3 4 5, सल्फर के 5 तो हो गए लेकिन होने कितने चाहिए, 6। तो एक बार ऐसा और होगा, यानी कि यहां पर देखते हैं ऑक्सीजन के यहां कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर देखिए यही वाली समस्या आ रही है, ऑक्सीजन के 7 हैं इलेक्ट्रॉन यहां पर उपस्थित, जबकि हमारे पास कितने होने चाहिए, 6। तो यहां फिर से हम ये वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बना देते हैं, सल्फर का बना देते हैं। हमने कहा सल्फर ने दे दिया इसको। जब सल्फर ने दे दिया तो अब ऑक्सीजन की पूरी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सल्फर के 1 2 3 4 5 6, सल्फर के भी 6 पूरे हो गए। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं तो ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड बनेगा, आपको अभी हमने बताया ये बनेगा उप सहसंयोजक बंध, और इसके लिए क्या होगा, ऐसे तीर का निशान लगेगा। और बाकी ऊपर वाला तो सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इस संरचना को हम तैयार करेंगे। अब आसान है, अब जब विहित संरचनाएं बनानी है, अनुनादी संरचनाएं बनानी है, बस इनको आप चेंज करते जाइए। इसको यहां ले जाइए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए इसको एक बार इधर की तरफ, तो क्या आ जाएगा, ऐसे तीर का निशान बना देंगे। यहां पर आ गया हमारे पास सल्फर, ऊपर हमारा हो गया ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन। अब डबल बॉन्ड यहां था, अब हमने यहां बना दिया डबल बॉन्ड, और ये दोनों तीर के निशान यहां और यहां लगा दिए। तो अब बाकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लिख सकते हैं। आप देख रहे थे जब डबल बॉन्ड थे तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 2 3 4, और ऐसे वालों में इनमें क्या क्या थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रक्चर बन गया बिल्कुल ऐसे।
एक और बनाए तो फिर इसको क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दीजिए, ये यहां पर आ जाएगा बॉन्ड, ये दोनों खिसक के इधर आ जाएंगे, तो इसको फिर ऐसे बना देते हैं। फिर यहां पर सीधे सल्फर लिख लिया, यहां पर अब की बार ये ऑक्सीजन, फिर यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन। अब की बार डबल बॉन्ड यहां ले जा लीजिए, ये डबल बॉन्ड आ गया, तो यहां पर उपसहसंयोजक बंद, यहां भी उपसहसंयोजक बंद। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर आप देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6, 1 2 3 4 5 6, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये बन गया। तो ये इसकी क्या हो गई, अनुनादी संरचनाएं होगी, किसकी, SO3 की। ये किसकी है, SO3 की। ऐसे बनाएंगे। अब अगला देखते हैं, अगले में देखें तो अगला है NO2। अब NO2 में कुल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17। तो अब NO2 का देखें तो N का लिए हमने यहां पर बना दिया, एक हमने कहा ऑक्सीजन यहां रख दिया, एक ऑक्सीजन यहां रख दिया। तो मैंने कहा था इनमें सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बना लीजिए, बना दिया आपने। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें, 1 2 3 4। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं NO2 में, आप देखिए ये है 17। आपकी बार ये ध्यान देना है आपने, 17 है। यदि 17 है तो बाकी इलेक्ट्रॉनों को पूरा करते हैं, इसमें पूरे 8 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 और 2 ये हो गया 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। इसका भी अष्टक पूरा करें, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इसका भी अष्टक हो गया पूरा। तो कितने हो गए टोटल, 6 6 दूनी 12 13 14 15 16। और हमारे को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 17। क्योंकि ये विषम है इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन शेष बचेगा और उस इलेक्ट्रॉन को हम कहां रख देंगे, यहां पर रख देंगे। तो ये 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए इसका भी अष्टक पूरा है, इसका भी अष्टक पूरा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, केवल 5 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें। पर प्यारे बच्चों, जो हमारे विषम हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाला, यानी कि जैसे यहां पर 17 आ रहा है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि विषम है तो कभी भी केंद्रीय परमाणु के ये माना जाता है कि उसका अष्टक पूरा नहीं हो पाता। लेकिन कोशिश ये होगी कि अष्टक के समीप तो पहुंचे। यदि 8 पूरा नहीं हो रहा तो 7 तो होने चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करेंगे इसमें कम से कम 7 तो हो। अब दूसरी बात, एक बात और आपने ध्यान रखनी है, हमने कहा यह नाइट्रोजन में देखें, मैंने यहां बनाया था, नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। लेकिन इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको हम यहां पर बना देते हैं ऐसा ही, 3 इलेक्ट्रॉन। इसको तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके तो 5 बनाने हैं। तो 5 कैसे बनेंगे, यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसी का हो और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसी का हो। यदि ऐसा होगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं, इस तरीके से बना दिया, और इसको भी इसी तरीके से बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से बनाएंगे। पर एक बात हमारी और भी हमें समझनी है कि जो उपसंयोजक बंध की हम बनाते हैं, कोशिश करते हैं वो सबसे लास्ट ऑप्शन रखा जाए, सबसे अंत में उसको रखा जाए। तो हम यहां पर एक काम और कर सकते थे कि यदि यहां से उपसंयोजक बंध हटा करके, हमारी पहले क्या थी, सिंगल बॉन्ड थी यहां पर, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा था, 1 इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा था। अब यदि हम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके हटा दें, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले कम कर दें, एक इधर से कम कर देते हैं, इधर से कम कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दें, तो यहां पर एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं। अब इस स्थिति में देखिए क्या नाइट्रोजन के पूरे 5 हो रहे हैं। तो देखिए यहां तो हमने उपसंयोजक बंध बनाया, तो ये हो गया 1 2, ये भी इसी का है, तो ये ऐसे बनेगा। तो ये गया 1 2 3 4, ये भी इसका है, और एक ये हो गया 5। तो नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 हो गए पूरे। अब देखें ऑक्सीजन के पूरे हो रहे हैं अष्टक, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका पूरा हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी पूरा हो रहा है। नाइट्रोजन के टोटल कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब नाइट्रोजन के भी पूरे हो रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे उपसंयोजक बंध का ऑप्शन लास्ट में रखा जाए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। सेकेंड, अब अनुनादी संरचना बनानी है तो बस आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड शिफ्ट कर देनी है, इसको इधर और इसको इधर कर दीजिए। तो ये किसके बराबर होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा N आ गया। अब की बार डबल बॉन्ड हमने यहां रख दिया ऑक्सीजन का, सिंगल बॉन्ड यहां पर रख दिया, और यह हमारा क्या हो गया, ये भी ऑक्सीजन हो गया,
और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 1 है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जहाँ डबल बॉन्ड है 4 है, 1 2 3 4, इसमें हमारी पूरी 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये भी हमारा स्ट्रक्चर इसी के समानार्थी हो गए। ये दोनों विहित संरचनाएं हैं, यानी कि अनुनादी संरचनाएं। तो इस प्रकार से हम किसको समझेंगे, NO2 को। ये हमारा था NO2। अब अगला स्ट्रक्चर है NO3 का। अब तो NO3 का बना लेते हैं। ये हमारा आएगा NO3। NO3 का कैसे बनाएंगे, साथ में माइनस है एक, तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 24। तो अब N के साथ 3 इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, तो N केंद्रीय परमाणु आ गया। एक तरफ हमने कहा एक ऑक्सीजन, दूसरी तरफ दूसरा ऑक्सीजन, तीसरी तरफ तीसरा ऑक्सीजन, और सबके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड। हमने कहा पहला तरीका यही है, पहला स्टेप यही है संरचना बनाने का। तो अब इलेक्ट्रॉन रखें, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 24। तो बाकी कैसे आएंगे, हमने कहा यहां से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका स्टेप पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी कर दें, 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी 6 और 2 8, इसका भी पूरा हो गया। इसका बनाएं तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी पूरा हो गया, 3 और 3 6 और 2 8। अब टोटल संख्या देखें, ये होगी 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 23 24 25 26 27 28। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। ये हो गया 6, ये वाले हो गए 6 और 6 12, 6 3 18 19 20 21 22 23 24, 24 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए प्यारे बच्चों। अब फिर से वही नियम, सबके स्टेप पूरे हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन के तो हम देख रहे हैं स्टेप पूरे हो रहे हैं। नाइट्रोजन के चेक करें, 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन के केवल 6 ही है। तो अब इसको कैसे हम संतुलित करेंगे, तो इसको संतुलित करने के लिए हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का सबसे पहले हम कोई एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो हमने यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटाए, या यहां से हटा देते हैं, ज्यादा आसान है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हटाए और यहां पर एक डबल बॉन्ड बना दिया, ये बन गया डबल बॉन्ड। तो अब देखिए सब पे पूरे पूरे हो रहे हैं, तो देखिए अष्टक तो इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, नाइट्रोजन का भी पूरा हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी पूरा हो गया और इसका भी पूरा है। पर साथ में हमें यह भी देखना होता है कि अंतिम कक्षा में जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो भी पूरे आ रहे हैं। तो नाइट्रोजन के सबसे पहले चेक करें, तो नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में होते 5 इलेक्ट्रॉन। यहां देखें 1 2 3 4, तो नाइट्रोजन के केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 5वां इलेक्ट्रॉन हमें दिख नहीं रहा है। जब 5वां इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं एक उपसंयोजक बंध का निर्माण होगा। तो हम कोई एक यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हटाया, और या पहले हम ये देखते हैं नाइट्रोजन के कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है। जैसे पहले देखा था 1 2 3 4, करने हैं 5, तो हमने कहा एक ये वाला भी ले लेते हैं, चाहे ये लें चाहे ये लें, एक ही बात है। जब ये कर दिया तो अब की बार ये बॉन्ड कैसा बनेगा, उपसंयोजक बंध बनेगा, यानी कि कैसा आ जाएगा, तीर का निशान आ गया। तो ये तीर का निशान आ गया। अब चेक करें हमारे कितने हो गए, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा है। और नाइट्रोजन का देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा है। साथ में 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, ये भी मैच कर गए। अब यहां पर ऑक्सीजन के देखें, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन का ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसका भी पूरा है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसने दिया है। इसका देखें 1 2 3 4 5 6, ये 7, तो इसमें एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो माइनस का निशान है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, वो यहां पर आएगा। इस प्रकार से हम इसे क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अब बस आपने ये घुमा देना है, डबल बॉन्ड यहां, तीर यहां, सिंगल बॉन्ड यहां, ऐसे इसको घुमाइए 2 बार, आपकी जो विहित संरचना है वो तैयार हो जाएंगी। कैसे, ये हमने नाइट्रोजन बनाया, अब की बार यहां पर बना देते हैं हम सिंगल बॉन्ड, यहां पर बना देते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऊपर की ओर बना देते हैं सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो जो सिंगल बॉन्ड है उसके साथ माइनस का निशान, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, और डबल बॉन्ड में हमने देखा था कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, तो 1 2 3 4। यहां पर जो ऑक्सीजन था उसमें थे 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पूरे 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हमारी क्या होगी, दूसरी विहित संरचना होगी। तीसरी बार फिर से बनाना है, तो फिर से एक बार इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ये इधर आ जाएगा, तीर इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, तो फिर से बना देंगे। ये आ गया N, ऊपर की ओर आ गया हमारा O, यहाँ पर भी O, यहाँ पर भी O। अब की बार डबल बॉन्ड हमने कहा यह बनाना है, तीर वाला
उपसंयोजक बंध यहां बनाना है, सिंगल बॉन्ड यहां बनाना है। तो आप देख रहे हैं तीर के साथ पूरे 6 के 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। और जो तीर वाला है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जो सिंगल बॉन्ड है यहां पर हमने कुछ तीर वाले में बिल्कुल सही है, तो ये 6 हो गए। यहां वाले डबल बॉन्ड में कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो हमारा सिंगल बॉन्ड था इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, और साथ में इसमें माइनस का निशान यहां आएगा। तो प्यारे बच्चों ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन को दर्शाने की जो लुईस डॉट मेथड है उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं कम ज्यादा ना हो जाए। समझ में तो आ गया, ठीक है आपको, लेकिन बनाते समय थोड़ा सा फोकस जरूर करिएगा, बार बार इसको काउंट कीजिएगा। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं कि गलती की संभावना ना हो। तो मुझे लग रहा है अब आपको ये तीनों संरचनाएं अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मुझे लगता है अब संरचनाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने तीनों बातें बताई, सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, और उपसंयोजक बंध कैसे बनेगा। तो पहला स्टेप, केंद्रीय परमाणु बनाइए, उसके चारों तरफ 3 या 4 जो भी परमाणु वो बना दीजिए। फिर उसके बाद सबके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाइए, फिर सबके इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा कीजिए, फिर देखिए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने कितने किस में कम ज्यादा है, बस इसको आपने एडजस्ट करना है। इसी से आपका क्या बनेगी, संरचना तैयार हो जाएगी। तो नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.14, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार निम्नलिखित बिंदुओं से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा धनायनों तथा ऋणायनों में विरचन को लुईस बिंदु प्रतीक की सहायता से दर्शाना है। तो इनके लुईस बिंदु हमें प्रतीक बनाने जो धनायन ऋणायन बन रहे हैं, क्या क्या है, के तथा एस। एक पहला है इसमें क, के तथा एस, दूसरा है ख जो कि है हमारा सी ए तथा ओ, थोड़ा गैप में लिख लेते हैं, ये ख हो गया, ये हो गया सी ए तथा ओ। अगला तीसरा हमारा आ गया ए एल तथा एन, ग हमारे पास आ गया ए एल तथा एन। तो ये 3 पार्ट हमारे को इसके करने हैं। तो किस प्रकार से करेंगे ये समझिए। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं तो कम है। संयोजक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं के से। तो हम कहते हैं के का परमाणु क्रमांक होता है 19, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8 1, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा एस की बात करी जाए, सल्फर, तो सल्फर का हमारा होता है 16, तो ये हमारा होता है 2 8 6। तीसरा हम देखें कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का होता है हमारा 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 8 2। ऑक्सीजन, तो यहां पर लिख लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। फिर है एल्युमिनियम, Al, एल्युमिनियम का होता है हमारा 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,3। और लास्ट में हमारा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,5। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ऐसे प्रश्नों को कर पाएंगे। सबसे पहले खंड में है के तथा एस। तो के संयोजक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो हम लिख सकते हैं के, और साथ में हम देख रहे हैं इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर हम 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा देते हैं, मान लेते हैं यहां पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया इस तरीके से। और सल्फर है एस, तो एस का हमने यहां बनाया, इसके अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, तो लिख लिया 1 2 3 4 5 6। ये लुईस बिंदु आरेख बना रहे हैं। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो देखिए पोटेशियम चाहता है मैं इलेक्ट्रॉन को त्याग दूं, क्योंकि लुईस बिंदु आरेख, लुईस और कासेल ने यह बताया था कि कोई भी परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहता है वह चाहता है कि उसके समीपस्थ जो अक्रिय गैसें हैं, आदर्श गैसें हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहता है। यानी कि वो अंतिम कक्षा 8 पूरी करना चाहता है, चाहे इलेक्ट्रॉन दे करके, चाहे इलेक्ट्रॉन ले करके, चाहे साझा करके, तीनों ही परिस्थितियों में। तो यहां पर इस पे 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है तो ये देना चाहेगा, ये सल्फर पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये कहीं से लेना चाहेगा, लेकिन ये 1 देगा तो इसका काम नहीं चलेगा, तो इसलिए ये क्या करता है, यहां पर 2 इसके
परमाणुओं को अपने समीप बुलाता है, या इसके दो परमाणु अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये दोनों इसमें चले जाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा, यह आ जाएगा K, और क्या बन गया हमारा आयन बन गया, क्योंकि इसके दो हैं तो क्या आ जाएगा, यहां पर लिख लेंगे 2। यहां पर हो गया हमारा सल्फर, और सल्फर के आप देख रहे हो पूरा कोश हम कह सकते हैं पूरा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आएंगे इसलिए लिख लेंगे 2-। तो इस प्रकार से इसको लुईस बिंदु प्रतीक के रूप में ऐसे इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K+2 और S2-, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा है इस तरीके से लिखा जाए। अगला देखें कैल्शियम तथा ऑक्सीजन का। अब कैल्शियम में देखिए, कैल्शियम की अंतिम कक्षा में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैंने यहां लिखा Ca, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉनों को यहां दर्शा दिया। दूसरा इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन, तो प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप देखिए 6, तो कैसे दर्शाएंगे, हमने कहा 1 2 3 4 5 6, तो कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन कमी हैं, तो ये आपस में मिलकर के इस प्रकार से बनाएंगे, लिखेंगे Ca, यह आ जाएगा 2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए हैं, और ऑक्सीजन, और इसके 8 इलेक्ट्रॉन आप बना सकते हो ऐसे, और इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, आप ऐसे कर सकते हो। तो ये इसका लुईस बिंदु आरेख हो गया। ऐसे इसका बनाएं तो एल्युमिनियम में देखिए अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, संयोजक कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके 3 प्रदर्शित कर लेंगे, 1 2 3 ऐसे बना लीजिए। और दूसरा इसके साथ क्या है, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो कैसे दर्शाएंगे, 1 2 3 4, 1 दर्शा दिया, 5। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अंतिम कोश पूरा कर रहा है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल ऊपर की तरह, ये हमारा हो जाएगा Al, ये हो जाएगा 3+, और यहां पर साथ में हमारा क्या आ जाएगा ना, N आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसको इसके पास है। तो इस प्रकार लुईस बिंदु आरेख से हम इनको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें इसी का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4.15। प्रश्न हमारा है 4.15। क्या कह रहा है प्रश्न में, यह कहता है हालांकि CO2 तथा H2O दोनों त्रिपरमाणु अणु हैं। त्रिपरमाणु क्यों, क्योंकि इनमें 3 परमाणु हैं। जैसे CO2 है, किस किस के लिए कह रहा है, CO2 तथा H2O, तो इसमें 3 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 और कार्बन का 1, इसमें भी 3 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, दोनों त्रिपरमाणु हैं। आगे कह रहा है त्रिपरमाणु है परंतु H2O की आकृति बंकित होती है, जबकि CO2 की रैखिक आकृति होती है। द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर इसकी व्याख्या करनी। यहां पर हमें व्याख्या द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर कह रहा है। यदि ये हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल के आधार पर कहता है, जो हमने वेस्पर थ्योरी में कहा था, तो हम इसे वैसे भी शो कर सकते थे, लेकिन ये कह रहा है द्विध्रुवीय आघूर्ण के आधार पर आपको बताना है। तो ये भी हमने आपको डिटेल में चैप्टर में बताया था। कैसे, हमने कहा ये कार्बन का बीच में रखा हमने, इधर की ओर आ जाएगा ऑक्सीजन, इधर आ जाएगा ऑक्सीजन, आप सिंगल बॉन्ड बनाए पहले, जैसे मैं आपको बताता था, यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आप टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल करके इसकी संरचना बना सकते हैं। आप देखेंगे ये दोनों के दोनों तरफ डबल बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। संरचना हमने आपको अभी पिछले क्वेश्चंस में बताई है, तो आप उससे बना सकते हैं। अब यहाँ पर द्विध्रुवीय आघूर्ण को समझिए। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से होती है ज्यादा, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। यहां शब्द आया विद्युत ऋणात्मकता का। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का वह गुण होता है जिसके द्वारा वो जब किसी दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, तो उसकी वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करता है। तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रही है, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन ने, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो सहसंयोजक बंध बन गया, डबल बॉन्ड। अब जो सांझे के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन चाहता है वो मेरी तरफ आए, थोड़ा सा ऑक्सीजन चाहता है मेरी तरफ आए, लेकिन किसकी तरफ जाएंगे,
उस परमाणु की तरफ जाएंगे जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए ये इधर की ओर शिफ्ट होंगे। ठीक है, यही बात क्या होगी, इधर की ओर लागू होगी। तो यहां पर सूक्ष्म ऋणावेश आ जाएगा, यहां पर भी सूक्ष्म ऋणावेश आ जाएगा, और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, धनावेश आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं एक द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण हो गया है। अब द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या है, हम दिशा तो उसकी धन से ऋण की तरफ होती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, लेकिन हम यहां प्रदर्शित कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के शिफ्ट होने की दिशा। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए ये इधर की ओर है, तो यहां पर ऐसा, या यहां पर ऐसा। तो ये द्विध्रुव की जो हमारा डाइपोल है द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा एक इधर है, एक इधर है। अब आप देख रहे हैं ये दोनों विपरीत हैं, एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इसलिए कार्बन का जो परमाणु का स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है, C≡O, C≡O, बिल्कुल एक लाइन में। इसके बीच में ये जो बॉन्ड कोण होता है ये 180 डिग्री का कोण होता है। ये रैखिक होता है, रैखिक आकृति होती है। अब H2O में जाइए, H2O में देखते हैं, हम H2O को भी ऐसे ही बना लेते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, एक इधर की ओर हाइड्रोजन हो गया, एक इधर की ओर हाइड्रोजन हो गया। अब इन्होंने एक एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करा होगा, तो अब यहां पर भी एक सहसंयोजक बंध बन रहा है, एक सिंगल बॉन्ड बन रही है, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड बन रही है। तो साझे के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे कि ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से होती है ज्यादा, इसलिए साझे के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में दिखाएंगे। वैसे इसके साझे के इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएंगे, तो इस दिशा में साझे के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो अब आप देखिए यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक ही तरफ है, तो ये दोनों की दोनों दिशाएं आपस में जुड़ जाएंगी। ये तो विपरीत थी, तो इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन ये एक ही दिशा में ऑक्सीजन की तरफ, इसलिए जुड़ जाएंगी। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा ना होकर के ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, क्योंकि ये द्विध्रुव आघूर्ण जुड़ करके एक परिणामी बना लेगा जिसकी दिशा ऊपर की ओर होगी, जिसके कारण इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में कह सकते हैं ऊपर से प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये थोड़ा सा झुक जाएंगे इस द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। तो इस प्रकार से H2O की जो संरचना होती है इसे कहते हैं बंकित, यानी कि ऐसे झुकी हुई संरचना होती है। जबकि CO2 की संरचना क्या होती है, रैखिक, जबकि दोनों के दोनों क्या है, त्रिपरमाणु है। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सहसंयोजक बंध जो बने हैं उसमें साझे के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे। जैसे यहां पर ये प्लस धन होगा, यहां माइनस ऋण होगा, यहां पर प्लस धन होगा। इलेक्ट्रॉन यहां बीच की तरफ जा रहे हैं, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन किनारों की तरफ जा रहे थे, इसलिए इन्होंने एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर दिया। काफी आसान है, मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4.16, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार द्विध्रुव आघूर्ण के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग बताइए। तो ये एक थ्योरेटिकल प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये है द्विध्रुव आघूर्ण के महत्वपूर्ण, क्या कह रहा है, अनुप्रयोग कि द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। पहला तो हमें यह पता चलता है कि किसी अणु की प्रकृति क्या है। अनुप्रयोग में पहला है अणु की प्रकृति, अणु की प्रकृति। अब आप कहेंगे सर प्रकृति क्या होती है। प्रकृति का अर्थ है कि कोई अणु ध्रुवीय है अथवा अध्रुवीय है। यदि ध्रुवीय होगा तो इसमें धनावेश एक तरफ चले जाएगा, ऋण आवेश दूसरी तरफ चले जाएगा, तो हम कहेंगे वो ध्रुवीय प्रकृति है। और यदि ऐसा ना हो तो हम कहेंगे उसकी अध्रुवीय प्रकृति है। तो अणु की प्रकृति यानी कि वह ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, इसकी हमें क्या होती है, जानकारी मिलती है। दूसरा हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण से हमें अणु की संरचना का भी पता चलता है, आणविक संरचना का। आप कह सकते हैं अणु की संरचना का भी पता चलता है। जैसे हमने आपको बताया था अभी CO2, इसकी संरचना क्या होती है, रैखिक। और जबकि था H2O, इसकी संरचना क्या होती है, बंकित। तो ये हमें किससे पता चलता है, द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा ही पता चलता है।
इसके अलावा आप और चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे हम ध्रुवणता भी ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी पोलैरिटी कितनी होगी। जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, तो वही हमारी क्या होती है, ध्रुवणता होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, और डिटेल आप चाहें तो चैप्टर में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है 4.17, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए, यह इलेक्ट्रॉन बंधुता से किस प्रकार भिन्न है। अगला है प्रश्न हमारे पास है 4.17। पहला कहता है ये विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? प्यारे बच्चों, विद्युत ऋणात्मकता किसी भी परमाणु की वह प्रवृत्ति होती है, या आप कह सकते हैं वह गुण होता है, जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि यदि वह किसी दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों को वो कितना अपनी तरफ आकर्षित करेगा। मान लेते हैं मेरे पास दो चीजें हैं, जैसे हमने भी H2O का एग्जाम्पल लिया था, जैसे HCl का ले लेते हैं एग्जाम्पल, HCl। अब ये HCl में क्या है, इसके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या करते हैं, सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, यानी कि इन्होंने क्या करा, H ने यहां रख लिया, इसने यहां रख लिया, और Cl के बाकी 6 ऐसे हो गए। तो ये क्या हो गया, एक हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो गया। इसको मैं ऐसे में लिख रहा हूं, ऐसे ऐसे। अब ये इलेक्ट्रॉन का जोड़े को हाइड्रोजन चाहता है मैं अपनी तरफ खींचूं, क्लोरीन चाहता है अपनी तरफ खींचूं, तो ये जिसकी इन दोनों में से विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, यह जो जोड़ा होगा इलेक्ट्रॉन का, सांझे के इलेक्ट्रॉन का, ये उधर ही शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, इसलिए ये थोड़ा इधर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण इस क्लोराइड पे थोड़ा सा ऋण आवेश आ जाता है और इस पे क्या आ जाता है, थोड़ा सा धन आवेश आ जाता है। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसी के पास पहुंच जाएं, ये बीच से थोड़ा सा इधर की ओर चले जाते हैं, जिसके कारण ऋण आवेश होने के कारण इलेक्ट्रॉनों पे ये इसमें थोड़ा ऋणावेशित प्रभाव आ जाता है, और इसमें कैसा आ जाता है, धनावेशित प्रभाव आ जाता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर चले गए। तो यही विद्युत ऋणात्मकता है कि जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ एक सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, तो इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, सांझे के इलेक्ट्रॉन उधरी की तरफ खिसक जाते हैं, इसी को उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। काफी आसान है। दूसरा ये कह रहा था इलेक्ट्रॉन बंधुता, दूसरा कह रहा था इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसे कहा जाता है इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है कि कौन परमाणु इलेक्ट्रॉन पाने के लिए कितना ज्यादा उत्सुक है, कितना ज्यादा इच्छुक है, उसकी कितनी ज्यादा प्रवृत्ति है कि वो चाहता है कोई बाहर से मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो जो आप देख रहे होंगे, जो शून्य वर्ग से पहले वाले वर्ग के जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, वह सारे के सारे इसी प्रकार के होते हैं, जिसमें क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, इस तरीके के, क्योंकि इसकी अंतिम कक्षा में 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसमें भी और इसमें भी। तो ये चाहते हैं कहीं से हमारे को बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का अर्थ है बाहर से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति। क्या कहेंगे, बाहर से, यहां पे लिख लेते हैं परमाणु के किसी परमाणु के, पूरी परिभाषा लिख लेते हैं, किसी परमाणु के बाहर से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति को ही उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, बंधुता कहते हैं। तो मुझे लग रहा है काफी आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। ये इनकी जो होती है प्रवृत्ति प्रबल होती है, ये चाहते हैं, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन है, ये चाहते हैं बस कहीं से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ये वही वाली बात है कि आपके पास गुल्लक में हम कहें कि 999 रुपए हो गए, तो आप चाहोगे कहीं से बस 1 रुपया मिल जाए तो पूरे 1000 पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 1000 आपका क्या है आंकड़ा, 3 अंकों से आप 4 अंकों पे जंप कर रहे हैं 1000 में। 999
3 अंकों की डिजिट है, जबकि 1000 4 अंकों की डिजिट है। तो आप भी चाहेंगे कि वो 1000 पूरे हो जाएं, तो आप चाहेंगे कहीं से बस मुझे 1 रुपए मिल जाए। तो ठीक वही बात यहां पर है, इसकी अंतिम कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन कम है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए तो ये क्या हो जाएंगे, शून्य वर्ग के जो हमारे परमाणु होते हैं उनकी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेंगे। इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से इसे समझेंगे।